आज पार्टी और परिवार सब यहाँ पर एकजुट हुआ है इस उद्देश्य के साथ कि आगामी 8 तारीख को हम लोग हमारे नेता के पुण्यतिथि दिवस पर उनकी एक भव्य प्रतिमा जो स्मारक जहाँ पे बना है, जहाँ पर हमारे नेता ने हमारे दादाजी की, दादी जी की, मझले दादा, मझली दादी सबकी प्रतिमा उन्होंने वहाँ पर लगाई है। वैसे ही हम चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगे ताकि तमाम गांव वासियों के लिए भी, यहाँ पर जब आज हम लोग मौजूद हैं, गांव के भी तमाम वरिष्ठ साथी, गांव के भी तमाम वरिष्ठ प्रमुख साथी, तमाम मुखिया, सरपंच, तमाम प्रमुख साथी, अलग अलग जनप्रतिनिधि, सब लोग यहाँ पर आज एकजुट हैं। तमाम ग्रामीण यहाँ पर एकजुट हैं। आते वक्त मैं पूरे गांव का भ्रमण करते हुए हम लोग आए, पैदल पूरा गांव हम लोग घूमते हुए आए, ताकि जो प्रतिमा हम लोग लगाने जा रहे हैं उसमें सबकी सहभागिता हो। हर कोई उत्साहित है उनकी प्रतिमा को लेकर, और ये प्रतिमा मुझे लगता है एक ऐतिहासिक प्रतिमा उनकी यहाँ पर लगने जा रही है। आने वाली पीढ़ी सदियों तक हमारे नेता, हमारे अभिभावक उनके कार्यों को याद रखेगी कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके हमारे नेता कहां से कहां तक पहुंचे। समाज के एक सबसे पिछड़े वर्ग से आते हुए, समाज की एक ऐसी पृष्ठभूमि जो कि सुख सुविधाओं से कोसों दूर, दो नदी पार कर स्कूल जाना मैघोना, और वहां से लेकर सबसे पिछड़ी पृष्ठभूमि से लेकर देश के सर्वोच्च पदों में से एक केंद्रीय मंत्री के पद पर, नेता सदन के पद पर, और एक से एक बड़े विभाग का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय मंत्री के तौर पर 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने कार्य किया। यह आने वाली पीढ़ी के लिए यकीनन सीख लेने का एक अवसर होगा। जब वो हमारे नेता के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, जब उनकी प्रतिमा पे श्रद्धांजलि अर्पित करने हमारे गांव के बच्चे जाएंगे, तो वो उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सीख लेंगे कि भैया कितनी विपरीत परिस्थितियों में बिना किसी सुख सुविधाओं के सिर्फ अपने आत्मबल पर संघर्ष करते हुए, बिना डिगे हुए, बिना घबराए हुए, और जो इन परिस्थितियों को सहन कर गया उसको कोई नहीं रोक सकता। आज मैं भी मेरे पिता से सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। परिस्थितियां मेरे लिए भी सहज नहीं है। एक तरफ जहां मेरे परिवार के ही कई सदस्यों ने मेरे परिवार की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, हमारे नेता के विचारों से गद्दारी करने का काम, वहीं बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हुई चिराग पासवान और मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। न सिर्फ मुझे मेरे परिवार से अलग किया गया, मेरी पार्टी से मुझे निकाल के बाहर फेंका गया, बल्कि मेरे परिवार को, मेरी माँ, मेरी नानी को सामान सहित सड़क पर बाहर फेंक दिया गया। अपने ही घर से हम लोग को बाहर कर दिया। ये तमाम यातनाएं क्यों? क्योंकि आज चिराग पासवान भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नक्शे कदमों पर चल, सत्ता का सुख, सत्ता का मोह छोड़कर अपने बिहार के लिए लड़ाई लड़ा, बिहार वासियों के लिए लड़ाई लड़ा। भाई मेरा कसूर क्या? सिर्फ इतना ही ना कि मैं बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की बात करता हूँ, पलायन करके गए हुए हमारे साथियों को वापस प्रदेश लाने की बात करता हूँ, बेहतर स्वास्थ्य सेवा की बात करता हूँ। यही शहर बन्नी में जब मैं स्वास्थ्य केंद्र की बात करता हूँ, तो हमको हमारे परिवार से, हमारी पार्टी से निकाल बाहर फेंका था। जब यहाँ पर हम सुरक्षा की बात करते हैं, जब बढ़ते अपराध को रोकने की बात करते हैं, कैसे भूल सकता है कोई भैया? अलौली विधानसभा में, बिहार की हर विधानसभा की यही स्थिति है, पर आप अलौली विधानसभा को आप देखिए, आए दिन हत्याएं हो रही। कल रात किस तरीके से 2 चौकीदारों के ऊपर गोली चला दी गई। एक जय नारायण पासवान जी जिनकी दुखद मृत्यु हुई, आज सुबह हम गए थे अस्पताल में, खगड़िया के सदर अस्पताल। क्या कसूर था भैया उनका?
हम लोग सुरक्षित रहें इसके लिए वो सेवा कर रहे हैं और उनको गोली मार दी जाती। चंदन यादव जी जो पैक्स अध्यक्ष रहे, संतोष के रहने वाले, उनकी हत्या कर दी गई। क्या कसूर भैया इन लोग? और आज की तारीख में जिस तरीके से हत्याओं को आम बना दिया गया, कौन जिम्मेदार है भैया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं तो कौन जिम्मेदार है? लगभग 2 दशक से वही ना प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज अगर प्रदेश में हत्याएं नहीं रुक रही, अपराध नहीं रुक रहा, तो ये जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? और यही हत्याओं का सिलसिला दशकों से चलता आ रहा है और यही कारण है 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा। मेरे परिवार के लोग जो आज अलग हुए, जो उनको उस वक्त विकास पुरुष घोषित कर रहे थे, आज उन्हीं को धोखा देने का काम कर रहे हैं वो लोग भी। उस वक्त कहते थे विकास पुरुष है, हम लोग साथ में चुनाव लड़ना चाहते थे, तो आज जब वो अलग हुए तो क्यों नहीं साथ में अलग हो गए भैया? जाते विकास पुरुष के साथ। उस वक्त परिवार से अलग हो गए उनके नाम पर। अपनी मां समान भाभी को धोखा दे दिया, अपने बेटे समान भतीजे के सीने पे लात मार दी। भाई इन्हीं नीतियों के खिलाफ थे ना हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के। आनी दो, इसी बात की हम शिकायत करते थे ना मुख्यमंत्री जी के कि भैया हत्याएं हो रही है और टारगेट किलिंग हो रही है। पासवानों को चिन्हित कर कर मारा जा रहा है और पासवान विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये किसी से छुपा थोड़ी है। दलित विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये किसी से छुपा थोड़ी है। गरीब विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। युवा विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। भाई दलित महादलित करना क्यों किया गया? हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बढ़ते कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री ने किया। हमारे नेता जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, अस्पताल में एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाकर मिलना जरूरी समझा? एक बार हमको फोन कर कर उनका हालचाल नहीं जाना। और आज उनके भाई बोलते हैं कि भैया वो विकास पुरुष है। इन्हीं तमाम बातों के वजह से मेरे नेता मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के खिलाफ। आज बिहार का युवा दूसरे प्रदेशों में मर रहा, तड़प रहा, बेहतर शिक्षा बेहतर रोजगार के लिए मजबूर है दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे? मुख्यमंत्री का खेल खेल रहे। एक जगह से एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने की लालसा से जा रहे हैं। भाई जंगल राज किसने सिखाया हम लोग को? जंगल राज ये शब्द किसका दिया हुआ है? जंगल राज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ शब्द है ना। भाई आज की तारीख में जो 18 साल 20 साल 25 साल का युवा है, उनको किसने बताया कि बिहार में 15 साल पहले जंगल राज था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। तो भैया जब इतना ही बुरा था तो काहे आज उनके साथ मिलकर आप सरकार बना लिया? लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर विधानसभा में बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तो काहे 2017 में मिलकर सरकार बना लिए थे? सिर्फ सत्ता के लोभी, कुर्सी के लोभ में। भाई चिराग पासवान को भी अगर कुर्सी का लोभ होता ना, तो आज इनके सामने हम नतमस्तक होते। 2020 में हम भूल जाते कि भैया हमारे नेता का ये कैसे अपमान किए, कैसे उनके मरते दम तक उनका हालचाल नहीं पूछे, कैसे दलित महादलित करके हमारे नेता को छोटा दिखाने का काम किए। अगर हम ये तमाम बातें भूल जाते और मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक हो जाते, तो आज हम भी केंद्र में मंत्री होते, बिहार में हमारे 4 मंत्री होता। पर अगर हम ऐसा कर लेते तो हम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर कभी पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाते। क्या हम जवाब देते हमारे नेता को कि आपके मरने के बाद हम आपके दुश्मन से, जो लोग आपको धोखा दिया, उनसे हम समझौता कर लिए, केंद्र में मंत्री बनने के लिए हम समझौता कर लिए। आज जो लोग केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, समझौता ही ना किए हैं हमारे नेता के विचारों से, और समझौता करके आज सब भूल गए। भैया शर्म आनी चाहिए ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद, मंत्री, विधायकों को, नेताओं को
जो आज चौकीदार की हत्याएं हो रही हैं और ये लोग खामोश बैठा है। कोई एक बार आना तक, परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझता। विक्रम में अभी हत्या हुई, एक और पासवान चौकीदार की, गए थे हम वहां पर। पासवान बच्चियों का बलात्कार करके उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। मंत्री बने रहने की लालच में एक शब्द कोई कहीं नहीं बोलता है, कहीं जाना तो बहुत दूर की बात है। और आज जब चिराग पासवान बोलता है तो चिराग पासवान को तोड़ दो भैया, इसके परिवार को अलग कर दो। भाई एक चाचा एक भाई का हाथ खींच लिया आपने तो क्या पूरा परिवार अलग हो गया? आज हमारी माँ यहाँ पे बैठी है अंदर, हमारी सारी तीनों बहनें हैं यहाँ पर, हमारे तमाम जीजा जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भाई फुफेरी बहनें, हमारी फुआ बैठी है हमारे साथ, फूफा जी बैठे हैं हमारे साथ, बड़का भाऊ यहाँ पर। हमारे पिता के बाद इन्होंने जगह ली, इन्होंने और दोनों ने अपना आशीर्वाद हमको दिया, हमको संभाला इस परिस्थिति में। और ये लोग सोचते हैं कि भैया एक परिवार का सदस्य अलग हो गया तो परिवार टूट जाएगा। भाई हमको उस वक्त थी जरूरत, आपको हम पिता की जगह रखे थे। हम उम्मीद रखे थे कि जैसे हमारे पिता सबको एक साथ लेकर चलते हैं, उनके जाने के बाद परिवार में बड़े आप थे, आप सबको एक साथ लेकर चलते। पर आपने तो हमारा और हमारी माँ का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हमारी माँ के लिए आप लोगों ने किया। और आज हमारे नेता की प्रतिमा को लेकर राजनीति ये लोग करते हैं। भाई हम आज से नहीं, हम जब से हमारे नेता का निधन हुआ तब से हम बोल रहे हैं कि उनकी अगली पुण्यतिथि पर हम उनकी प्रतिमा हमारे गांव में हम लगाएंगे। और सबकी सहमति से हम बोल रहे हैं भैया, पूरे परिवार की, हमारी दोनों माएं, हमारी सारी बहनें, हमारे जीजा जी, भाई बहन, भांजा भांजी, सबकी सहमति से, गांव वालों की सहमति से आज पूरा गांव यहाँ पर एकजुट है। तमाम मुखिया लोग, सरपंच लोग, तमाम जनप्रतिनिधि लोग, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। सबकी सहमति से हम चर्चा करके गए, उसमें ये लोग राजनीति करेंगे। एक गांव में दो प्रतिमा, कभी होता है ऐसा क्या? एक गांव में जब पुण्यतिथि जयंती होगी दो जगह कोई जाएगा क्या करने? भाई आप लोग बताइए, गांव के लोग, दो जगह ठीक रहेगा क्या? और बताइए, हम उनका बेटा है, हम उनका बेटा ना है, हमारा अधिकार बनता है कि नहीं अपने पिता की प्रतिमा? और इस तरीके से हमको हमारे पिता से ही, उनकी यादों से खींचने का, उनकी यादों से अलग करने का ये लोग काम करते हैं। पर बहरहाल हम धन्यवाद देते हैं तमाम गांव के लोगों का, जिन्होंने हमारे पिता की जगह लेकर हमारा संरक्षण किया, अपना आशीर्वाद हमको दिया। अपने तमाम बुजुर्गों का कि एक हाथ हमारे सर से हटा तो तमाम गांव के लोगों ने चाचा चाची भाई भतीजा बनकर अपना हाथ हमारे सर पे रखा। और आज इन्हीं के आशीर्वाद से आज अगर चिराग पासवान पुनः मजबूती से खड़ा हुआ, आज तमाम राजनीतिक दल चिराग पासवान हमारे साथ आए, चिराग पासवान हमारे साथ आए, हर कोई ये कर रहा है। क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि हमारे परिवार, हमारे गांव के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। इन लोगों ने हमको वापस खड़ा किया, हमको मरने के लिए छोड़ दिया था, हमारे अपनों ने खत्म करने के लिए हमको छोड़ दिया था। पर आज इन लोगों के आशीर्वाद से हम खड़े हुए हैं और आज पुनः उसी ताकत में हमारी पार्टी आकर मौजूद हुई है, जहां आने वाले समय में निर्णायक भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निभाएगी। अगले लोकसभा के चुनाव, अगले विधानसभा के चुनाव, और हम मान के चलते हैं भैया कि बिहार में बहुत जल्द मध्यावधि चुनाव हो। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राजद एक साथ आई है, लंबे समय तक ये गठबंधन भी नहीं चलेगा। हम आज से 1.5 साल पहले ही घोषणा किए थे, हम 1.5 साल पहले ही बोले थे कि भैया बहुत जल्द एनडीए गठबंधन छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वापस महागठबंधन में जाएंगे। उनको 2024 में प्रधानमंत्री बनने का शौक है, इसलिए वो गठबंधन तोड़ेंगे, और तोड़ा उन्होंने। हम पुनः घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द, साल भर के भीतर देखिएगा, पुनः राजद और जनता दल यूनाइटेड में फूट होगी और बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर अग्रसर होगा। और आगामी मध्यावधि चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक निर्णायक भूमिका बनाएगी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आने वाले दिनों में बिहार में सरकार बनेगी, ये भी वादा हम करते हैं। और अंत में साथियों, हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि मेरे नेता, मेरे पिता अपनी अंतिम सांस तक
बिहार और बिहारियों के लिए वो काम करते रहे। चिराग पासवान भी ये वादा आज आप सबके माध्यम से ना सिर्फ अपने गांव, अपने जिले, अपने गृह जिले खगड़िया, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए ये वादा आज आप लोग के सामने करके जाता है कि चिराग पासवान जब तक जिएगा तो बिहार और बिहारियों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान मरेगा तो भी बिहार और बिहारियों के लिए मरेगा। ये भी हम वादा करते हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। अब अगर इसके अलावा कोई सवाल आप लोग के आगे जैसे सुनने वाला है कि आप एनडीए के साथ समर्थन में जा रहे हैं, क्या सही है? भाई अभी हम किसी के साथ कोई समर्थन, किसी गठबंधन में हम नहीं जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछला साल हमारे लिए एक कठिन साल रहा। इस कठिन साल में हम अपनी पार्टी को शून्य से खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारी प्राथमिकता हमारी पार्टी, हमारा संगठन और अपने जनाधार को बढ़ाना ही हमारी प्राथमिकता है। तो आज की तारीख में हम किसी गठबंधन में जाने की कोई जल्दबाजी में नहीं है। गठबंधन किसके साथ होगा या नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त ही फैसला लिया जाएगा। लगातार जिस तरीके से कहे जा रहे हैं कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, क्या लगता है कि मोदी जी भैया जो सीएम मटेरियल नहीं बना वो पीएम मटेरियल बनेंगे? हाँ, जिनको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार किया, भैया स्वीकार किया होता तो आज तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती मुख्यमंत्री जी की। आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं हारते। अच्छा, और देश की राजनीति में भी बताइए, जो लोग 100, 150, 200, 500, 600 विधायक लेकर बैठा है, वो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा क्या? कांग्रेस के पास 650, 700 विधायक है देश भर में, उनका कोई दावेदार नहीं। ममता बनर्जी जी के पास लगभग 200 के आसपास विधायक हैं, वो दावेदारी नहीं करेंगी। केजरीवाल जी के पास पंजाब, दिल्ली मिलाकर 150 के करीब विधायक हैं, उनकी दावेदारी नहीं होगी। अखिलेश यादव जी के पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, उनकी दावेदारी नहीं होगी। ये 40 विधायक वाले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे, तो ये अपने में दर्शाता है भैया, जिनको बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? 40 करने में तो कहा जा रहा है कि आप ही की साजिश। बिल्कुल हमारा हाथ है, साजिश नहीं, हमारी उपलब्धि है भैया, साजिश नहीं है। चिराग मॉडल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, ये चिराग मॉडल कारण है मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के लिए। भाई चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक था, प्रतिनिधित्व कर रहे थे हम लोग जनता की भावनाओं, और जनता आक्रोशित थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। जनादेश का बार बार अपमान इन्होंने किया। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, तो धोखा देके सरकार चलाई एनडीए के साथ। 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था, तो अब धोखा देके सरकार चलाएंगे महागठबंधन के साथ। जनादेश का अपमान करने का बदला बिहार की जनता ने 2020 में लिया, इनको 40-42 सीटों पर सीमित कर, और अगली बार देखिएगा 2020 के जनादेश का बदला भी, कि अपमान का, जनादेश के अपमान का बदला भी बिहार की जनता लेगी, और अगले चुनाव में शून्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना खाता तक नहीं खोल पाएंगे, ये भी विश्वास दिला। भाजपा कहती है कि पूरा क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएगा, मात्र एक भाजपा पार्टी ही रहेगा। भाई किसी के कहने से क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएगा? भाई हर पार्टी अपना एजेंडा चलाती है, चलाए अपना एजेंडा, क्या फर्क पड़ता है? पर क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व रहा है, और जब तक कायनात है क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व रहेगा। स्थानीय समस्याओं को क्षेत्रीय दलों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और यही कारण है कि दशकों से क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है। आज भी देश के कई राज्य देख लीजिए, वहाँ पर सरकार है तो क्षेत्रीय दलों की है। बंगाल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम क्षेत्रीय दल वहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली हो, पंजाब हो, ये क्षेत्रीय दल प्रतीक है उन स्थानीय समस्याओं का। जब तक
कायनात है, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त होने वाला 20 लाख नौकरी देने की जो बात हो रही भाजपा के है, अलावा सभी पार्टी एक हो रहे हैं, क्या इसमें भी आपका कोई रोल रहेगा? भाई मेरा रोल कहाँ रहेगा नहीं रहेगा ये चुनाव के वक्त है। 20 लाख जो नौकरी देने की बात हो रही है, इस पे क्या लगता है कि 20 लाख लोगों में 10 लाख लोगों को भी नौकरी मिल जाएगी? भाई 20 लाख 10 लाख हमको 10 आदमी हाथ उठा के दिखा दे जिसको नौकरी मिला। सिर्फ झुनझुना, झूठे वादे। भाई 20 लाख की बात कर रहे हैं, 20 साल से सरकार में कौन है? आप ही है ना। यही मुख्यमंत्री लगभग 2 दशक से 20 साल होने को आया है इनको लगभग, और 1-2 साल में 20 साल पूरा कर लेंगे। और 20 साल ही नहीं भैया, 32 साल। आज जो सरकार में लोग दोनों गठबंधन दल हैं, यही लोग पिछले 32 साल से बिहार की सत्ता में काबिज हैं, और आज 32 साल के बाद 20 लाख का झुनझुना दे रहे हैं। इन 32 सालों का हिसाब दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि इन 32 सालों में बिहार को आपने क्या दिया। इन 32 सालों में आज आकर आप 20 लाख की बात कर रहे हैं। इन 32 सालों में क्यों नहीं बिहार में बंद पड़े कारखाने खुल पाए? इन 32 सालों में किसानों के हालात बेहतर क्यों नहीं हुए? आज सुखाड़ से किसान मर रहे हैं और आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का खेल खेल रहे हैं। आज यहाँ पर चौकीदारों की हत्या की जा रही है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है, समाज के हर एक वर्ग की हत्या की जा रही है, और आप झूठ बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है आपका करप्शन के लिए। जीरो टॉलरेंस आप बोलते हैं आपका करप्शन के लिए है, तो भैया बताएं मुझे 2017 में भ्रष्टाचार को ही आधार बनाकर ये सरकार से अलग हुए थे ना महागठबंधन की। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अलग हुए थे ना। तो आज क्या भ्रष्टाचार के आरोप उसके दाग धुल गए? वापस चले गए आप उनके साथ? क्यों? तो जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों पे नहीं टिक पाते, जिनकी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, वो 20 लाख का वादा पूरा करेंगे ऐसा प्रतीक कम से कम नहीं होता। आगे किसी का क्या कहना है आपका? आगे किसी का आगे कहना है कि तेजस्वी यादव और आप आगे भविष्य का बिहार चलाने का आपको कारभार किया जा रहा है, बहुत अच्छी है। भाई तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और लंबी आयु है अभी उनकी भैया, लंबे समय तक उनको राजनीति करनी है। भविष्य के गर्भ में क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, मैं भविष्य वक्ता भी नहीं हूँ, पर इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो लोग लंबी राजनीति ईमानदारी से करेंगे वो लंबे रास्ते तक जाएंगे। तेजस्वी भी उनमें से एक है। ईमानदार कोशिश करेंगे तो जरूर आगे। आरसीपी सिंह का आपके दल में स्वागत है क्या? भाई हम ये बात कहाँ से हो रही है कि वो हमारे दल में आ रहे हैं? आरसीपी जी का मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। आरसीपी जी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को खड़ा करने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री जी को निरंतरता में मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ा योगदान आरसीपी जी का रहा, पर आज जिस तरीके से उनका भी सियासी वध अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये गलत है, ये अपमान उनका हो रहा है, ये गलत किया जा रहा है। आपका सर 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपका मुद्दा क्या रहेगा सर? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को सही मायनों में विकास की राह पर आगे लेकर जाना। बिहार में सही मायनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बेहतर करना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतार कर बनस्पत बाकी राज्यों के बिहार को विकसित बनाना। और जो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था आज से 17-18 साल पहले कि पलायन किए हुए तमाम बिहारियों को वापस लेकर आना, मुख्यमंत्री जी के उस सपने को अगर सही में कोई पूरा करेगा तो वो हम ही करेंगे। चिराग जी, बढ़ती महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई, आप केंद्र की राजनीति में भी हैं, सांसद भी हैं बतौर आप, महंगाई पे कुछ नहीं। भाई महंगाई के लिए जिम्मेदार है सरकारें, और बढ़ती महंगाई जो आज की तारीख में चरम सीमा पर है उसको कोई झुटला नहीं सकता। इसीलिए केंद्र सरकार को भी इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यही वो केंद्र सरकार है जिन्होंने कई बार विपक्ष में होते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, और आज जब इनके पास कुछ समय तक डबल इंजन की सरकार थी, ये दामों को नियंत्रित बिहार में कम से कम कर सकते थे। आज भी मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में तालमेल स्थापित कर
बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करें, नहीं तो आने वाले समय में बिहार की जनता भूलेगी नहीं बढ़ती महंगाई को, बढ़ते अपराध और बढ़ते भ्रष्टाचार को। अगला चुनाव इन्हीं मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए। प्राइवेटेशन को कैसे देखते हैं? प्राइवेटेशन सरकारी कंपनी को बेचा गलत है ये। जिस तरीके से ये निवेश किए जा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। ये न सिर्फ आरक्षण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को विधिवत तरीके से तैयार किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सरकारी नौकरियों में भी एक बड़ी गिरावट की ओर ये कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी कंपनियां मुसीबत के समय में सरकार का सहारा होती हैं। कोरोना के वक्त मुझे बता दीजिए भैया, कोई निजी कंपनी का प्लेन गया था विदेशों में हमारे भारतीयों को वापस लाने के लिए? सिर्फ एक जहाज गया था और सिर्फ एक जहाज के कर्मचारी विदेशों में गए थे, तो वो एयर इंडिया ही था। आज जब इन्होंने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो बताइए विदेशों में कल को कोई आपात परिस्थिति पड़ेगी तो किनके ऊपर ये दबाव डाल के भेज पाएंगे? निजी कंपनियों ने अगर अपने हाथ खड़े कर दिए तो किसको बोलेंगे कि जाओ जाकर भारतीयों को बचा कर लाओ? इसीलिए सरकारी कंपनियों का निजीकरण पूरी तरीके से गलत है। ये न सिर्फ सरकारी नौकरियों को कम करने की दिशा में कदम है, बल्कि आरक्षण के खिलाफ आरक्षण को भी समाप्त करने की सोच के साथ इन कदम को उठाया जा रहा है, जिसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास घोर निंदा करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या आरक्षण की मांग करेंगे? बिल्कुल हम लोग की नीतियों में रहा है भैया, क्यों नहीं होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण? भाई आज की तारीख में एक अनुसूचित जाति को ही टारगेट करके मारा जाता है। आज की तारीख में एक दलित लड़के को ही घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। दलित परिवार को ही मंदिर में घुसने से रोका जाता है। कैसे भूल सकते हैं आप लोग जालोर की वो घटना? मैं गया था राजस्थान में उस छोटे से मासूम बच्चे को, तीसरी कक्षा में वो बच्चा पढ़ता था, क्यों उस बच्चे को मार दिया गया? क्योंकि उसने एक सार्वजनिक मटकी से उसने पानी पीने का काम किया। तो जिस तरीके से जाति के नाम पर यह उत्पीड़न आज भी होता है, ऐसे में जरूरी है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले। ऊंची जाति के भी जो गरीब वर्ग है 10%, जिनको आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता ने किया, उन तमाम लोगों का आरक्षण इसी तरीके से बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू किया जाए।